दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लैट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो जो मे बी दिसंबर 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। ओके, तो जैसा कि हम पहला पैसेज देखते हैं कि पहला पैसेज किससे रिलेटेड हमें गिवन है। जो पहला पैसेज है ये हमें बेसिकली जीएसटी से और जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड गिवन है कि अभी हमारे जो नया जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म्स आया है ये उससे क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो एक ये पूरा पैसेज गिवन है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ से कहाँ पर हम शिफ्ट हो गए। तो डायरेक्टली हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही क्लेट का पेपर आता है तो जीके के पैराग्राफ्स में कोई भी हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। वो पूछेगा कि जीएसटी के बारे में न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल देगा और ये बोलेगा कि जीएसटी इम्प्लीमेंट कब हुआ था, कौन उस टाइम पे था, किस फाइनेंस कमीशन ने दिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। जैसा कि ये आर्टिकल हमें कहाँ से देखने को मिल रहा है, द हिंदू से। तो चलिए कुछ हम जीएसटी के बारे में मेन चीज़ देखते हैं कि जीएसटी के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। ओके, जैसा कि आप जानते हैं, चलो पहले मैं थोड़ा सा जीएसटी के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो जीएसटी है, जीएसटी स्टैंड्स किसके लिए करता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक तरीके का ये कैसा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, इसके इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे इसके लिए हम, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था कब का, 2016 का, जब इसको हमने इम्प्लीमेंट कराया। और जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, जब ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे, अरुण जेटली साहब हुआ करते थे। यानी कि 2017 में तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली साहब हुआ करते थे। ओके, और सबसे फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया है, फ्रांस। तो सबसे पहली कंट्री जो है वो कौन सी है जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया है, वो है फ्रांस। ओके, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, ओके, कुछ प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम, एंड लिकर, जो कवर नहीं होते, डू नॉट कवर अंडर जीएसटी। ओके, और इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन लिवाई ओन एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है इतना। तो जब जीएसटी आया होगा तो कोई ना कोई फाइनेंस कमीशन रही होगी जिसने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो इसमें पैसेज में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन सी फाइनेंस कमीशन थी जिसने इस जीएसटी को लेकर रिकमेंडेशन दिया। तो रिकमेंडेशन जिस फाइनेंस कमीशन ने दिया वो 13th फाइनेंस कमीशन थी। हेडेड बाय, किसने हेड किया था इसको, विजय केलकर। ओके, अगर ये 13th फाइनेंस कमीशन था तो हमें ये भी याद रखना है कि 16th फाइनेंस कमीशन कौन सी है। 16th फाइनेंस कमीशन जो भी करंट में चल रही है, इसको कौन हेड कर रहा है, हेडेड बाय अरविंद पनगड़िया। ओके, तो अगर ये 13th फाइनेंस कमीशन है तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन भी बनी होगी। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बनी थी, 1951 में। किसने हेड किया इसको, हेडेड बाय केसी न्योगी। अब जीएसटी में आपको जैसा कि पता है जीएसटी 3 टाइप का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। आपको पैसेज में क्वेश्चन दिखेगा कि आईजीएसटी क्या होता है। आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट किसी स्टेट में बनता है बट उसको सेल जब किया जाता है
जब उसको सेल किया जाता है, दूसरे स्टेट के अंदर सेल किया जाता है सॉरी, जब उसको सेल किया जाता है दूसरे स्टेट के अंदर सेल किया जाता है, हाँ थोड़ा सा माइन्यूट आ रहा है, ठीक है इसको ब्रॉड कर लेते हैं। IGST क्या होता है? जब प्रोडक्ट इज सेल, प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन वन स्टेट बट सोल्ड इन अनदर, तब कौन सा लगता है हमारा? IGST लगता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो अभी हमने मेनली क्या देखा GST में? हमने GST में देखा कि एक पहली चीज़ देखी कि GST की फुल फॉर्म क्या है, GST किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और GST कब इंप्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और GST को जब इंप्लीमेंट किया गया उस टाइम पे कौन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे? उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे वो रहे थे अरुण जेटली साहब। 2017 में कौन सी फाइनेंस कमीशन ने दिया गया? 13th फाइनेंस कमीशन ने। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वापिस अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement about GST true? Liquor and petroleum products do not fall under GST and continue to be taxed by the state. Correct statement है। IGST is levied on products that originate from one state but are sold in another in order to ensure the even distribution of the resources. Correct. Before the current structure 5%, 18% and 40%. आज के टाइम में हमारा क्या है GST का? लिवाई ऑन लग्जरी। जो आज ये हमारा स्ट्रक्चर है, इससे पहले क्या 6 स्लैब हुआ करते थे? गलत। इससे पहले हमारे पास कितने स्लैब हुआ करते थे? 5 स्लैब। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 50% उस टाइम पे नहीं था। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट के हिसाब से रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्या आंसर होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट। पीयूष गोयल वॉज द मिनिस्टर। क्या पीयूष गोयल मिनिस्टर से थे? नहीं, अरुण जेटली मिनिस्टर थे इस टाइम पे। अरुण जेटली इस टाइम पे मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड रिमेनिंग आर रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कौन सा कमीशन था? विच फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST? मैंने आपको ऑलरेडी बताया 13th फाइनेंस कमीशन थी डॉक्टर विजय केलकर की लीडरशिप में, जिसने इसको इंप्लीमेंट किया था। और पहली फाइनेंस कमीशन कब थी? ये एक्स्ट्रा है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब थी? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो थी हमारी, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में KC नियोगी। और आज के टाइम में कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है? 16th फाइनेंस कमीशन हेडेड बाय अरविंद पनगड़िया। आपको याद रखना है ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डॉक्टर विजय केलकर, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट GST? फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने GST को सबसे पहले अडॉप्ट किया था। ओके, हाँ। What is the GST compensation cess which was originally scheduled to end on March 31st but is now likely to end in October 2025? So it is a temporary levy on certain products in addition to the GST rates in order to compensate the states for any immediate revenue shortfall due to the implementation of GST, as well as to help finance debt taken by the center to meet its own gaps. So एक टाइप का टेम्पररी GST रेट था जिसको लगाया गया था। तो GST कंपेंसेशन सेस का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी किससे गिवन है? नेक्स्ट पैसेज जो है
The Chief Justice of India B.R. Gavi on Friday administered the oath to Justice Alok Aradhe, former Chief Justice of Bombay, and Justice Vipul Pancholi, former Chief Justice of Patna High Court, as judges of Supreme Court. The High Court judges were elevated to the apex court. CJI ने सब चीज़ें की हैं, ये सारी चीज़ें हैं. The 5 judges led by CJI Justice Suryakant Vikram. The collegium had updated the resolution. तो ये सारी चीज़ें हैं. हमें बेसिकली कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा. अगेन ETV भारत का न्यूज़ का आर्टिकल है. हाँ, तो चलो पहले मैं आपको थोड़ा इसमें समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे इसके कि किस तरीके के क्वेश्चन है इसके. एक बार अब मैं आपको समझा दूंगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. ओके, ये क्लियर हो गया था. आप इसका फिर भी स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम. हाँ, तो जो क्वेश्चन है इसमें अभी टॉपिक के अंदर आएंगे उनको कवर कर लेते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, सुप्रीम कोर्ट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 है. किस एक्ट के अंदर आता है? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 के अंदर आता है. ओके, उसके अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 में. ऐसा बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की करंट स्ट्रेंथ कितनी है, इतनी है. चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. हाँ, तो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितनी है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 34. सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 34. दैट इज 33 प्लस 1. तो 1 कौन है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो कौन से एक्ट के अंदर आता है ये? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956, जिसमें इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ को डिफाइंड किया गया है. और सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था 28 जन 1950 को एस्टैब्लिश होता है, 28 जनवरी 1950 को. और भारत के संविधान में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल कौन सा है? 124, जो क्या बताता है? देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी ये है, आप इसको ध्यान रखना. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. विच न्यूली अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इज इन लाइन टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2031? जस्टिस विपुल पंचोली. इसको आप डायरेक्टली ऐसे ही याद रखना है. 2031 में किन के चांसेस हैं बनने के? पंचोली साहब के हैं. तो हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट की जो एलिजिबिलिटी है जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की जो एलिजिबिलिटी है जजेस की, वो 3 क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है. कौन कौन से 3 क्राइटेरिया हैं? 5 ईयर्स तक क्या होना चाहिए? जज ऑफ हाई कोर्ट. और 10 ईयर्स तक क्या होना चाहिए उसको? एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट. इसमें हाई कोर्ट का मतलब 2 और मोर भी हैं, यू शुड रिमेंबर. और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए उसको इन द आईज ऑफ किसके? प्रेसिडेंट के. ओके, एक्स्ट्रा चीज है आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड. हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं. Who is in 9th next to be the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अभी कौन बंदा ऐसा है जो बन सकता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सूर्यकांत. तो अभी 52nd CJI कौन है? हमारे BR गवई साहब हैं. तो अब जो 53rd बनेंगे, 53rd जो बनेंगे CJI, वो कौन बनेंगे? सूर्यकांत. जस्टिस सूर्यकांत जी बनेंगे. इनका अगर हम टेन्योर की बात करें, इनका जो टेन्योर रहेगा नवंबर 2025 से, जो इनका टेन्योर रहेगा, इनका जो टेन्योर रहेगा नवंबर 2025 से फरवरी 2027 तक इनका टेन्योर रहेगा. तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जज बोला जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
HR Khanna was superseded for the position of Chief Justice of India for his dissent in ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत. Who was appointed, यानी कि एक हमारा केस होता है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 में, तो HR खन्ना को सुपरसीड कर दिया जाता है और इनकी जगह पे किसको अपॉइंट किया जाता है, MH बैग को. ठीक है, तो 1976 में किसको, HR खन्ना साहब को, HR खन्ना साहब की जगह सुपरसीडेड बाय MH बैग. तो ऐसा क्या होता है इस केस के अंदर कि HR खन्ना की जजमेंट की वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं कि इनकी जगह किसको अपॉइंट करती हैं, MH बैग को. तो हम इस केस की बात करते हैं. कहाँ गया, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976. इस केस में क्या होता है, 4:1 से जजमेंट दिया जाता है और 1 क्या करता है कि कौन होते हैं, HR खन्ना साहब. HR खन्ना जी क्या करते हैं, अपोज करते हैं. इस केस में क्या जजमेंट दिया जाता है, इसमें यह बोला जाता है जो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी है, इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई है, इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा हिंदी में भी लिख देता हूँ पूरा सेंटेंस, अदरवाइज मेरे को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा. इस टाइम पे जो आर्टिकल नंबर 32 के अंडर हेबियस कॉर्पस है उसको सस्पेंड करना सही है, सही ठहराया था. हेबियस कॉर्पस वाज सस्पेंडेड. तो इस चीज को सपोर्ट कितने लोगों ने किया, 4 लोगों ने, जिसमें एक PN भगवती साहब भी थे, PN भगवती जी भी थे. HR खन्ना ने इसको क्या किया था, अपोज किया था. तो इसी की वजह से मे बी द रीजन वाज दिस, HR खन्ना वाज सुपरसीडेड बाय किसके द्वारा, MH बैग के. ठीक है, आपको याद रखना है. बट बाद में क्या हुआ, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो PN भगवती जो है इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा इस पर बवाल भी होता है, पहले क्या बोला जा रहा है और अब क्या बोल रहे हैं वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. हाँ, इस क्वेश्चन का हमें बेसिकली करेक्ट आंसर देना है. तो बेसिकली 4 जज केस है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस. इसमें करेक्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको कि फर्स्ट जज केस क्या था, सेकंड जज केस क्या था, थर्ड जज केस क्या है एंड फोर्थ जज केस क्या है. ओके, हाँ, तो बात करते हैं फर्स्ट जज केस होता है, ये कौन से ईयर में हुआ, 1981 में. इसको क्या बोला जाता है, SP गुप्ता केस भी बोला जाता है. ओके, सेकंड जज केस कब होता है, 1993 में. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड. ठीक है, तो फर्स्ट जज केस में क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है जो CJI's की एडवाइस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस है, इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट. तो इसके अंदर इट गेव मोर पावर टू द एग्जीक्यूटिव. तो क्या हुआ, गेव मोर पावर टू एग्जीक्यूटिव. तो इसने क्या करा, बहुत ज्यादा पावर दे दी एग्जीक्यूटिव को. ओके, 1993 की बात करते हैं. 1993 में जो केस आता है, 1993 का जो केस आता है, इसमें क्या बताया गया, CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज की एडवाइस जो है नेसेसरी है. तो यहां से किसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, देयर वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ कोलेजियम सिस्टम. सिमिलरली थर्ड जज केस आएगा. तो जो थर्ड जज केस आता है ये कौन से ईयर में आता है, 1998 में. यहां पर CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज की एडवाइस को मैंडेटरी कर दिया जाता है. ओके, देन फोर्थ जज केस आएगा, ये होता है 2015 में.
यहाँ पर एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई जाती है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट को लेके अपने मिनिस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और 5 लोगों की होती है, और एनजीएसी को क्या करती है, स्ट्रक डाउन कर देती है, स्ट्रक डाउन। एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी वाज स्ट्रक डाउन। ओके, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट जज केस, 4 जज में क्या हुआ, स्ट्रक डाउन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। थर्ड जज केस में gave executive primacy over the first judge case. Fourth led to the formation, that is introduction. क्या करता है ये, इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं कि नेक्स्ट पैसेज किससे डील कर रहे हैं। हाँ, अभी क्या है कि जो रेस्क्यू टीम्स है, इंडिया ने हेल्प करा है अफगानिस्तान का, वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। मोर देन 5 लाख पीपल इन ईस्टर्न अफगानिस्तान हैव बीन अफेक्टेड बाय द कैटास्ट्रॉफ। तो अफगानिस्तान का इन्होंने दिया हुआ है कि अफगानिस्तान से क्या रिलेटेड है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इंडियाज मोस्ट इंटेंस अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वाज कब रिकॉर्ड किया गया, सबसे ज्यादा हमारा था असम तिब्बत का, तो ये कब था, 1950 में 15 अगस्त 1950 को। अगर रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल पे जो इसका मैग्नीट्यूड था इट वाज अराउंड 8.7 था। तो इंडिया का सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक इसको माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज हाइपोसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर क्या होता है, तो इसका आंसर तो ऊपर असम तिब्बत समझ आ गया। ओके, हाइपोसेंटर की बात करते हैं। सपोज ये अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट पे मैं कह रहा हूं कि यहां पर नीचे प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, जिस वजह से अर्थक्वेक जनरेट हुआ। अर्थक्वेक जनरेट होता है तो वो वेव्स की फॉर्म में निकलेगा, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, हाइपोसेंटर, और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। जैसे इससे वेव्स निकलेंगी वो इस तरीके से निकलेंगी। सपोज वेव स्टक डाउन एट दिस पॉइंट फर्स्ट, इस पॉइंट पे फर्स्ट आई, तो दिस पॉइंट इज नोन एज क्या, एपीसेंटर। तो यानी कि जस्ट इसके ऊपर, फोकस के ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा, एपीसेंटर बोला जाता है। ओके, व्हाट इज हाइपोसेंटर ऑफ द अर्थ, तो बेसिकली जहां से ओरिजिनेट हुआ है। लोकेशन वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, नहीं, ये तो लोकेशन वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे जो रहता है उसको हम ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया ऑन अर्थ। कौन सा है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपको पता होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हमारा एशिया हो गया, नीचे ओशियाना हो गया, ओशियानिया हो गया, यहां से लेकर एक हमारी बेल्ट प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, और इस प्लेट के चारों तरफ जो हमारे ये है, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। और इसमें कितने 75% ऑफ अर्थक्वेक मिलते हैं यहाँ पर, 75% ऑफ वॉल्केनोज हैव बीन फाउंड। चलो ठीक है, चला गया तो जाने वाले को कौन रोक सकता है। हाँ, अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ वाज डेवलप्ड बाय डैश एंड डैश। नाम से पता लग रहा है रिक्टर, चार्ल्स रिक्टर है, बट एक और ऑप्शन दिया हुआ है, बेनो गुटनबर्ग। कई बच्चे जोसेफ मर्सेली भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। तो रिक्टर स्केल किसने डेवलप किया, रिक्टर स्केल की बात करते हैं। रिक्टर स्केल डेवलप्ड इन 1935। 1935 में डेवलप्ड होता है। कौन डेवलप करता है इसको, 1935 में बाय चार्ल्स रिक्टर एंड बेनो गुटनबर्ग। तो आप बोलोगे कि सर मर्सेली, जोसेफ मर्सेली का क्या काम है। अब थोड़ा रिक्टर स्केल की बात कर लेते हैं। ये एक लॉग वैल्यू को फॉलो करता है, लॉगरिथमिक स्केल है। ओके, इसकी रेंज जो होती है 0 से 10 होती है। हाँ, रिक्टर स्केल मेजर करता है क्या,
मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्वेक। इसी तरीके से जोसेफ मर्सली ने भी एक स्केल दिया है जो क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर हो गया। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, चार्ल्स रिक्टर, बेनो गुटेनबर्ग कौन से ईयर में, 1935 में। डन। चलिए आगे चलते हैं। What was the name of the operation that was launched by government in, ऑपरेशन कौन सा स्टार्ट किया हमने, इसमें हमने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट पैसेज का। नेक्स्ट पैसेज जो है किससे रिलेटेड है, नाटो से रिलेटेड है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड को कौन लीड करता है, नाटो लीड करता है। ईस्टर्न वर्ल्ड को कौन लीड करता है, यूएसएसआर लीड करता है। ये मैं पहले आपको बात बता रहा हूँ, 1991 से पहले की, जो कोल्ड वॉर का टाइम था उससे पहले की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि किसका डिसइंटीग्रेशन हो गया है, यूएसएसआर का क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेशन। तो ब्राइट आ रहा है, चलो ठीक है। ओके, चलो नाटो की बात करते हैं। नाटो को देखेंगे हम, नाटो कैसे हैं। नाटू नाटू, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी मिला था ऑस्कर में, नाटू नाटू। हाँ, चलें स्टार्ट करें, नाटो के बारे में देखते हैं। हाँ, व्हेन वाज द नाटो ट्रीटी वाज फॉर्म्ड, नाटोज फाउंडिंग डॉक्यूमेंट कब साइन हुआ। देखो, नाटो का जो डॉक्यूमेंट है ये साइन होता है, साइंड इन 1949। 1949 में साइन होता है, कहां पर, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में होता है। और नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है, वहां हमें नाटो का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अब देखो, नाटो जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को लीड करता है, तो लेड बाय यूएस से। ओके, तो जब ये फॉर्म हुआ था तो इसमें टोटल मेंबर कितने थे, 12 मेंबर्स। और करंट कितने हैं, करंट मेंबर्स की बात करते हैं तो इसके जो करंट मेंबर्स हैं 32 हैं। 32 में भी फिनलैंड, और अभी लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है, मार्च 2024 के अंदर जो ऐड हुआ है वो कौन ऐड हुआ है, स्वीडन। डन, आप इतना याद रखना। हाँ, एक चीज और है नाटो का, नाटो का एक आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 5, जो क्या कहता है आर्टिकल 5, व्हेन देयर इज एन अटैक ऑन वन अलाइव विल बी देन दैट अटैक विल बी कंसिडर्ड द सेम ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ नाटो। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। ये किस में किया गया है, आर्टिकल नंबर 5 में। इतना आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए। हु आर द न्यूएस्ट मेंबर्स हु जॉइंड आफ्टर रशियाज इन्वेजन। कौन से दो मेंबर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिनलैंड एंड स्वीडन। कौन से नंबर का मेंबर है ये, 32nd नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रिप्लेस्ड बाय एक्स इन द पैसेज। पैसेज के अंदर आपको एक एक्स गिवन है, ठीक है, वहां से किसको रिप्लेस कर सकते हैं, मार्क र्यूट। ये अभी कौन है, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। करंट सेक्रेटरी जनरल किसका है, ये नाटो का है। विच अलायंस वाज नाटोज काउंटर वेट ड्यूरिंग, यानी कि नाटो का काउंटर करने के लिए नाटो के अपोजिशन में कौन सी अलायंस बनाई गई थी, वार्सो पैक्ट बनाया गया था, जो लेड बाय किसके द्वारा था, यूएसएसआर के द्वारा। ठीक है, तो वार्सो पैक्ट की बात कर लेते हैं। वार्सो पैक्ट ये कब साइन होता है, साइंड इन 1955। बेसिकली क्या है, वार्सो एक जगह है, प्लेस इन पोलैंड, और इसको लेड किसने किया, लेड बाय रशिया। और इसका हेडक्वार्टर कहां था, मॉस्को, रशिया में। बट आफ्टर 1991 कोल्ड वॉर, वार्सो पैक्ट को क्या कर दिया गया, डिसबैंडन कर दिया गया। वार्सो पैक्ट वाज डिसबैंडन।
समझ आया थोड़ा सा, आपको याद रखना है। तो व्हाट्सएप एक्ट इसका काउंटर करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आर्टिकल 5, जैसा कि मैंने आपको बता दिया इसके आर्टिकल के बारे में। इज अ कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, इट स्टिपुलेट्स एंड ये अटैक ऑन एनी वन मेंबर विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर। तो कब इसको एक बार रिवोक किया गया? 9/11 अटैक इन सितंबर 2011, जब हमारा WTC पे अटैक होता है बाय ओसामा बिन लादेन। तो इस अटैक को माना जाता है ये अटैक सबके ऊपर है। तब क्या इन्वोक किया गया? आर्टिकल नंबर 5 को इन्वोक किया जाता है। डन। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। हाँ, ईरान हैज़ इंक्रीज इन स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड टू नियर वेपन्स। ये ईरान से रिलेटेड है, इंटरनेशनल उसके न्यूक्लियर वेपन से। तो क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। वेयर इज द IAEA हेडक्वार्टर? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाइना, ऑस्ट्रिया में। बेसिकली न्यूक्लियर वेपन से डील करता है, कहता है कि इसका यूज़ कैसा होना चाहिए? पीसफुल यूज़ होना चाहिए। ओके, और कहाँ पर है ये? वाइना, ऑस्ट्रिया में। ये फॉर्म कब हुआ था? 1957। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सिग्नेटरी टू जॉइंट कम्प्रिहेंसिव? इजराइल ने इसके ऊपर साइन नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टी टू द NPT 1968? ये आप लोगों को पता होगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। तो इजराइल एंड इंडिया, दैट इज आंसर कौन सा होगा इसका? बोथ A एंड B। तो इजराइल और इंडिया के पास हैव न्यूक्लियर वेपन्स, बट उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, but they are not recognized under NPT 1968. Clear? Next question. When is the National Technology Day is celebrated to commemorate the Pokhran 2? ठीक है, पोखरण 2 की बात करते हैं तो इसका आंसर है मई 11। तो पोखरण 2 हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट था, पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट, ये 11 मई 1998 को किया जाता है। और इस डे को ऐसा कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के हिसाब से मनाया जाता है। हाँ, तो पोखरण 2 जब हुआ तो इसका कोड नेम क्या था? पोखरण 2 का जो कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति था। वाई इट वॉज नेम्ड एज ऑपरेशन शक्ति? इसको ऑपरेशन शक्ति इसलिए बोला जाता है क्योंकि 5 हमने न्यूक्लियर टेस्ट लिए करे थे इसके अंदर, शक्ति 1 से शक्ति 5 तक। ओके, और पोखरण बेसिकली एक विलेज है। कहां पर? एक ये विलेज है जैसलमेर के पास, जहां पर ये टेस्ट किया गया। तो अगर हमने पोखरण 2 किया है तो पोखरण 1 भी किया होगा। चलिए थोड़ा पोखरण 1 के बारे में बात करते हैं। पोखरण 1, ये टेस्ट हमने किया था मई 1974। इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट भी बोला जाता है इसको। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मई 11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे बात करते हैं। What was the official name of the चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट? जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या नाम है? व्लादिमीर इलियाक लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो चेरनोबिल का जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की हम बात करते हैं, तो चेरनोबिल का जो न्यूक्लियर डिजास्टर है हमें 1986 में देखने को मिलता है। 26 अप्रैल का आप एक बार चेक कर लेना, 26 अप्रैल है। ओके, तो 26 अप्रैल को, इस दिन को रिमेंबर इंटरनेशनल चेरनोबिल रिमेंबर्स डे भी बनाया जाता है। चेरनो स्पेलिंग देख लेना, चेरनोबिल रिमेंबरेंस डे भी की तरह क्या है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना है 1986 में तो हुआ था चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुई थी, इसका नाम बेसिकली ये है। ओके, नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं।
हाँ, नेक्स्ट पैसेज पे अभी क्या चल रहा है, चाइना बेसिकली एक क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे रिलेटेड ये पैसेज है। ओके, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। देखो बहुत सारे बच्चे इसका कौन सा आंसर टिक करेंगे, थ्री गॉर्जेस डैम, बट यहाँ क्या पूछा हुआ, रिजर्वोयर कैपेसिटी। रिजर्वोयर कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा डैम है, करीबा डैम। तो आंसर क्या हुआ, करीबा डैम। और ये वाला जो डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम, ये लार्जेस्ट है बाय इंस्टॉलेशन, एनर्जी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर एनर्जी कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, थ्री गॉर्जेस डैम। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the concerns regarding the China's ब्रह्मपुत्र डैम। तो पैसेज को आप पढ़ोगे तो आपको सभी पता होंगे, तो सारे ही इसके आंसर हैं, ऑल ऑफ दी अबव। डैश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड लोकेटेड इन द ब्रह्मपुत्र इन असम। असम के अंदर सबसे बड़ा, हर किसी को पता है, क्लास 9th की ज्योग्राफी में है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, मजौली। ओके, हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, उमानंदा। ये बहुत सारे लोगों को इस चीज का आंसर नहीं पता होगा, उमानंदा भी बहुत फेमस है। ये स्मॉलेस्ट, इसकी बात करते हैं, ये स्मॉलेस्ट रिवर इन आइलैंड है। तो लार्जेस्ट भी कहां पर है, इंडिया के अंदर। स्मॉलेस्ट भी कहां पर है, इंडिया के अंदर, इन असम। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, इतने ही, एक क्लैट के पेपर में लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितना भी मैंने एक्स्ट्रा पार्ट बताया है आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन क्लैट का कहीं से भी आ सकता है। ओके, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।